के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास और अहम खबरों के साथ। आज सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की चोट के बावजूद पाक के नापाक इरादों की। वहीं यूपी में कथावाचक प्रकरण के बाद शुरू हुई जाति की सियासत पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात मानसूनी बारिश के कहर की, तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के चोट से संभल ही रहे पाकिस्तान ने अब फिर से भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया है। अप्रैल में कश्मीर को पाकिस्तान का जगलर वैन बता चुके आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि हमारी कौम को कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखना चाहिए। यह अहम रिपोर्ट देखिए। आसिम मुनीर ने क्या कहा? मुनीर ने कराची स्थित पाकिस्तान नौसेना अकादमी में पासिंग आउट समारोह को संबोधित करते हुए कहा, भारत जिसे आतंकवाद कहता है वो वास्तव में स्वतंत्रता के लिए एक वैध और कानूनी संघर्ष है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑपरेशन सिंदूर की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि जिन लोगों ने कश्मीरी लोगों की इच्छा को दबाने और समाधान के बजाय संघर्ष को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से आंदोलन को और अधिक प्रासंगिक बना दिया। पाकिस्तान में मुल्ला जनरल के नाम से ही चर्चा में रहने वाले आसिम मुनीर ने एक बार फिर से मजहबी लाइनें पढ़ी और कहा कि छोटी ताकतों ने कई बार बड़ी ताकतों को हराया है। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 160 से ज्यादा लोग मारे गए। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर जम्मू कश्मीर के एजेंडे से हट नहीं पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना की हार के बाद उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद को घोषित रूप से समर्थन दिया। आसिम मुनीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक वैध संघर्ष बताते हुए कहा कि उनका देश कश्मीर के लोगों के संघर्ष में हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस साल अप्रैल में कश्मीर को पाकिस्तान का जगलर वैन बताया था। इसके बाद पहलगाम हमला हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर ने फिर से अपने गंदे इरादे जाहिर किए हैं। उन्होंने पाकिस्तान नेवी की पासिंग आउट परेड के दौरान कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाया। आसिम मुनीर ने कहा कि अगर दुश्मन तनाव बढ़ाता है तो इससे पूरे क्षेत्र में बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं और इसका जिम्मेदार दुश्मन ही होगा। पाकिस्तान की क्या है रणनीति? कश्मीर पर बार बार बयान देना, इसे संयुक्त राष्ट्र में विवादित बताना पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा रहा है। इसका उद्देश्य कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जीवित रखना है। पाकिस्तान का एक धड़ा मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय कारण बना हुआ है। दुनिया के 2 परमाणु संपन्न देश होने की वजह से भारत पाकिस्तान की गतिविधियों पर विश्व की नजर रखती है। पाकिस्तान का मानना है कि इस हालिया टकराव ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज दी है और ये मुद्दा एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आ सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजियों ने भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को बार बार चर्चा में ला दिया है। आसिम मुनीर और पाकिस्तान सरकार इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए कश्मीर पर वो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात भी की है। आतंकियों को उकसाते रहे मुनीर। 17 अप्रैल को कहा था पाकिस्तान के लोगों को अपने देश की कहानी बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए, जिससे वो पाकिस्तान की कहानी ना भूले। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलहदा हैं। हमारा मजहब अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है। ये 2 राष्ट्र के सिद्धांत की नींव है। कश्मीर पर पाकिस्तान की विदेश नीति के फोकस होने की एक और वजह है। पाकिस्तान अभी घोर आंतरिक संकट में फंसा है। टीटीपी, बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले, राजनीतिक असंतोष, पानी के मुद्दे पाकिस्तान में हंगामा बरपा रहे हैं। ऐसे मौके पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाक सरकार और सेना दोनों की अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। इसीलिए आसिम मुनीर हर मुमकिन मौके पर कश्मीर का राग छेड़ देते हैं। भारत का स्टैंड, आतंकवाद को माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया। भारत ने साफ कर दिया कि भविष्य में अगर भारत पर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो इस कृत्य को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसके बाद भारत इसे अनुरूप में इसका करारा जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 का तैयार हो रहा रास्ता।
जब 10 मई को भारत पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की पुकार पर सीजफायर हुआ तो भारत ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बस रुका है। भारत का संदेश साफ था, अगर फिर से जम्मू कश्मीर समेत भारत की जमीन पर कहीं भी आतंकी हमले हुए तो भारत का जवाबी एक्शन ऑपरेशन सिंदूर के रूप में फिर से शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। उन्होंने कहा था कि अगर अब भारत पर कोई आतंकी हमला होता है तो इसका जवाब दिया ही जाएगा। आपको बता दें कि न्यू नॉर्मल का अर्थ है अगर अब भारत पर टेरर अटैक होता है तो इन आतंकवादी हमलों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर जैसे परिणाम में ही सटीक सैन्य कार्रवाइयों, अत्याधुनिक हथियारों जैसे राफेल, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश जैसी स्वदेशी हथियारों से दिया जाएगा। बहरहाल आसिम मुनीर अगर फिर से किसी हिमाकत का सपना देख रहे हैं तो उन्हें 7 मई और 10 मई के जैसे भारत के विध्वंसक और ताबड़तोड़ प्रहार के लिए तैयार रहना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। यूपी में जाति की सियासत इस वक्त चरम पर है। अखिलेश यादव जाति के नारे को बुलंद कर पीडीए फार्मूले को धार देने में जुटे हैं। तो भाजपा अखिलेश यादव का 12 से 17 का दौर याद दिला रही है जब सिर्फ एक जाति का जोर चलता था। यह हम रिपोर्ट देखें। पिछले लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित अखिलेश यादव लगातार पीडीए फॉर्मूले को धार देने में जुटे हैं। अखिलेश को यकीन है कि अगर इन लाइंस पर भाजपा से मुकाबला किया जाए तो 27 में जीत सपा की होगी। हालिया कथावाचक कांड हो या फिर ऐसी दर्जनों घटनाएं जिसमें अखिलेश यादव सरकार पर पिछड़े और दलितों के साथ अत्याचार का आरोप लगाते रहे। अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला करते हुए कहा, ये जो बाबा और संत हैं जो एक कथा का 50 लाख लेते हैं, ये अंडर द टेबल पैसा लेने वाले संत हैं, जिसपे संत समाज और सनातनी काफी आक्रोशित है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश के हमलों पर भाजपा भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जातिगत विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए माफिया के आगे घुटने टेक दिए और सत्ता को गिरवी रख दिया। यहाँ उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। याद करिए, एक तरफ भामाशाह और महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद और मैसूर के राजा चाम राजेंद्र वाडियार जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सयाजीराव गायकवाड़ बड़ोदरा के महाराजा और केतड़ी राजस्थान के महाराजा अजीत सिंह जी। आप मुझे बताइए कहां इसमें जाति भेद है? कहां पे भेद है? ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। ये डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब सकारात्मक सोच के साथ सरकार कार्य करती है तो हमने यहां के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई। करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ और वो एक्सपोर्ट का एक नया केंद्र बन गया। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं। आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं।
मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये लोग वही हैं, इनके मुंह बंद होते हैं। ये लोग किसी व्यापारी, यहां लखनऊ में 2016 में एक व्यापारी की निर्मम हत्या हुई थी, एक निर्मम हत्या हुई थी, और उस समय न सिर्फ भाजपा बल्कि अखिलेश यादव के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर किए गए कटाक्ष पर तमाम हिंदू गुरु भी आक्रामक हैं। न सिर्फ धर्मगुरु बल्कि आम जनता भी अखिलेश यादव के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान को लेकर आहत है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। अपने तो यादव और पंडित को लड़ाकर यादवों को उकसाकर और दंगा कराने का प्रयास उन्होंने किया, और खुद एक पंडित जी के घर जाकर और भंडारा छक रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा बागेश्वर सरकार के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया कि सबसे ज़्यादा अंडर टेबल और वो दक्षिणा लेते उनको कौन बुला सकता है। बागेश्वर सरकार टारगेट उन्होंने किया है उनको, इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी की ये दिक्कत नहीं है कि वो कथा कहने नहीं आ पा रहे हैं उनके घर। दिक्कत ये कैसे वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हिंदुओं को एक होने से तकलीफ किसको है, डर किसको है, सबको पता है। और कभी उन्होंने अन्य मजहब के धर्म गुरुओं पे टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ सनातन के ही धर्म गुरु पे टिप्पणी किया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा वो तो गांजा पीते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सिर्फ हिंदू धर्म गुरु के लिए करते हैं, तो अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं। बिल्कुल साफ है कि इस समय यूपी की सियासत में सनातन और जाति हावी है। देखना होगा कि जीत सनातन की होगी या जाति की। रणवीर सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की घोषणा कर दी है, जो कि इसकी सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पहले है। पूरे देश में मानसून की दस्तक के बाद किसानों को जहां बहुत बड़ी राहत मिली है, वहीं कई राज्य बाढ़ की चपेट में भी आ गए हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण और पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश के बीच हर ओर उफनते सैलाब की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह अहम रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही। इस बार मानसून में बारिश आफत बनकर टूट रही है, जिससे पहाड़ों और मैदानी इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार बारिश के कारण सोमवार 30 जून को कई जगहों पर भूस्खलन, सड़कें धंसने और इमारतें गिरने की घटनाएं सामने आई। इन हादसों में अब तक 23 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। पूरे राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में कुल 259 सड़कें बंद हैं, जिनमें से मंडी जिले में 129 और सिरमौर में 92 रास्ते शामिल हैं। इसके अलावा 614 ट्रांसफार्मर और 130 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित है। मॉनसून तो खैर चल ही रहा है, और जो जहाँ तक अलर्ट की बात है, ये कल कुछ देर तक तो रेड था, ये फ्लक्चुएट हो रहा है बेसिकली। तो जो हमें मेट से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से काम चल रहा है। सड़कें जो हैं बागेश्वर में काफ़ी ज़्यादा बंद हैं। 20 से ऊपर सड़कें आज सुबह वहाँ पे बंद थी, 26 बल्कि बंद थी, लेकिन 26 के 26 पे ही JCBs हमारी लगी हुई है। नैनीताल के भी 3-4 मार्ग बंद थे, और हाईवेज हमारे आज सच कोई बंद नहीं है। छोटे मार्ग हैं, PMGSY के मार्ग हैं जो अक्सर बंद होते रहते हैं, हर बरसात में खुलते बंद होते रहते हैं। तो उसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि बेसिकली वहाँ पे JCBs काम कर रही हों। काफ़ी सारे लैंडलाइंस पे भी मैंने रैंडमली मिला के 3-4 जगहों पे आज देखा है कि स्टाफ कितना मुस्तैद है। तो सभी जगह मुझे प्रॉपर आंसर मेरे कॉल्स का मिला है, और हमारा जो
रिस्पांस का जो तंत्र है वो ठीक से काम। शिमला के भट्टा कुफर इलाके में सोमवार सुबह एक 5 मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में भरभराकर गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि जिला प्रशासन ने पहले ही इमारत को खाली करवा लिया था। बावजूद इसके पास के 2 इमारतें अब खतरे की जद में आ गई हैं। मंडी जिला इस आपदा से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां 139 सड़कें बंद हैं और 314 ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की कमी देखी गई है, क्योंकि उनको पहले से इस चीज़ का ज्ञान था कि भाई नाले खाले खोलने हैं, नालियाँ खोलनी हैं, सब चीज़ें खोलनी है। जो बरसात आने से पहले ही वो जो मलबा है जो जिससे वो चौक हो जाता है, उनको पहले ही साफ़ कर देना चाहिए था। जो अब देखने को परिणाम उनके सामने आ रहे हैं और जगह जगह रास्ते बंद हो रहे हैं, भारी मलबा आ रहा है। और जहाँ निर्माण कार्यों का मलबा भी अगर डंपिंग जोन में न डालकर अगर ऐसे नाले खालों में डाला जा रहा था, उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय प्रशासन और शासन प्रशासन की कमी है कि उन्होंने बरसात आने से पहले इन कार्यों पर फोकस नहीं किया। गोहर मंडी 2 और जोगिंदर नगर क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। मंगलवार सुबह मंडी से एक गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई लोग लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश और राहत कार्य जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिलों के ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया है और 6 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे बिना जरूरत की यात्रा न करें और सरकारी अलर्ट पर लगातार नजर बनाए रखें। इधर आते हैं तो कोई देख के चले जाते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहता, एक गड्ढा भी भरना नहीं चाहता कोई भी। आज जिस टाइम बारिश बुरी वो होंगी तभी आएंगे, इससे पहले कोई आ ही नहीं रहा। फिलहाल देख के जाते हैं। सब ऐसे जो भी प्रशासन आता है, जो भी आते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ भी सारे ऐसे बांध पे ऐसे गड्ढे हुए पड़े, कुछ भी सारे में बंदे पे पानी, कहीं गड्ढा, ढंग की तरह गाड़ी भी नहीं ले आ सकते। ये बंदा भी डायरेक्ट असर जाएगा फिर गंगा का। पानी ज़्यादा रहता है तो फिर बंदा इकट्ठाई होती है, सारा बंदा जो पानी में ढह जाता है और जो गंगा पानी है वो फसलों को बर्बाद कर देता है। फिर ज़्यादा असर होता है तो गाँव की साइड भी पहुंच जाता है पानी। इसलिए बरसात से पहले उसकी मरम्मत होनी ज़रूरी है, जिससे कि आने वाली दिक्कतों का सामना न करना पड़ा ग्रामवासियों और फसल नुकसान हो। इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। ये 2013 में टूटा था और यहाँ की फसल सारी बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बच पाता। पानी बंदे से अस्थायी रूप से दूसरे इलाके में बढ़ता है, सारी फसल नष्ट होती है और कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। जो भी अधिकारी आता है सिर्फ मुआयना करता है, कुछ वो नहीं करता है। चलो क्या क्या परेशानियाँ? इससे तो बहुत परेशानियाँ है। यहाँ पानी है और बरसात में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गांव तक भी पानी पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, फसल भी नष्ट हो जाती है इस पानी से। और यहाँ सारे में पानी रहता है, गांव में सारे में पानी भर जाता है। बरसात आएगी जैसे, अब जब पानी आना चालू हो गया तो सारे में ही पानी पहुंच जाएगा। इससे बहुत समस्या है। अधिकारी आते हैं, इसका मौका मुआयना करते हैं और इसके लिए कुछ नहीं सोचते, चले जाते हैं। एक सप्ताह भारी वर्षा की चेतावनी। IMD की भविष्यवाणी, अगले 7 दिनों में भारी से अति भारी बारिश होगी। झारखंड, उत्तर ओडिशा व पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अलग 2 दिन में भयंकर बारिश होगी। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण का लो प्रेशर एरिया बन गया है और इस चक्रवात के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। मानसून की तेज मूसलाधार बारिश देश के अनेक क्षेत्रों में कहर बरपा रही है। 29 जून तक उत्तर पूर्व भारत व दक्षिण में 16.7% व 1.7% कम बारिश रिपोर्ट की गई थी। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का कहर। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने जमकर कहर बरपाया है और बीते दिनों में रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में हुए हादसों में 16 लोगों की तलाश अभी भी जारी है, जबकि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है, लेकिन जैसे तैसे समय गुजर रहा है, आस कम होती जा रही है। बता दें कि बीती 26 जून को रुद्रप्रयाग जिले में घोलतीर के पास अलकनंदा में समाई बस का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। साथ ही 7 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव कार्य में टीम जुटी हुई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बारिश की वजह से बाधित हो रहा है। वहीं बिहार की गया में पहाड़ी नाले में बहते युवक युवतियों को बचाया गया। झारखंड में सैलाब से सड़कें और पुलिया बह गईं, जबकि 300 बच्चों को बाढ़ से सुरक्षित निकाला गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों